प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में आप पहला लिखेंगे दे हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। They have neither a fixed shape nor a fixed shape nor a fixed volume. They acquire the shape and volume of the vessel they acquire the shape and volume of the vessel in which they are kept. In which they are kept. तो ये हम जानते हैं कि जितनी भी गैसेस होती हैं, गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, गैसेस की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। गैसेस को जिस कंटेनर में डालेंगे वो उस कंटेनर की ही शेप और उस कंटेनर का ही वॉल्यूम एक्वायर कर देगा, ऐसा होता है। तो दे हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, दे एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट, वो ले लेगा। उसके बाद सेकंड, दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली they can be compressed easily into a small volume. They can be compressed easily into a small volume. सिलेंडर याद है किसी को? सिलेंडर जो हुआ करते थे, हाँ सिलेंडर। तो सिलेंडर में अगर आप, जैसे आप तो छोटे हैं, सिलेंडर जो होता है ना, सिलेंडर को कभी अगर कभी मौका मिले सिलेंडर को हिलाने का, तो सिलेंडर को ऊपर से ना एक रिंग लगा रहता है सिलेंडर के ऊपर, जिससे उसको ऐसे पकड़ कर लेकर आते हैं। तो उसको पकड़ के ऐसे थोड़ा सा हिला कर देखना, तो ऐसा लगेगा जैसे उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है ना। हाँ, तो उसके ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो एलपीजी के गैस सिलेंडर आते हैं जो घरों में लगाए जाते हैं। अब यहाँ सोसाइटीज़ में तो पीएनजी की नेचुरल गैस की पाइपलाइन आती है ना। तो वो वाली चीज़ तो अलग हो गई। जो एलपीजी है, एलपीजी को कहा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मतलब क्या है? देखिए ऐसा होता है, जो सॉलिड है और लिक्विड है और गैस है, उनमें क्या अंतर होता है कि जैसे ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के, तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो हैं वो पूरी तरीके से उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, उनके बीच में स्पेस होता ही नहीं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल, किसी सॉलिड को अब आप एग्जांपल स्पंज का मत देना, नहीं स्पंज को तो मैं दबा सकता हूँ, कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। ब्रेड को भी मैं दबा सकता हूँ, वो भी सॉलिड है, फ्लो थोड़ी करती है ब्रेड, तो ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं, उनको भी हम कभी देखेंगे कि ब्रेड किस कैटेगरी में आती है, स्पॉन्ज किस कैटेगरी में आता है, आता सॉलिड की कैटेगरी में। लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड का मतलब क्या है? जैसे कि कोई एक वुडन ब्लॉक हो गया, जैसे कि कोई एक आयरन ब्लॉक हो गया, तो उसको अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली कंप्रेस नहीं होगा, और अगर हम ज़्यादा जोर लगाएंगे उसमें तो वो चीज़ टूट सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड को अगर कंप्रेस करने की कोशिश करी जाए तो लिक्विड कंप्रेस हो सकता है। ऐसा होता है कि एक माइन्यूट सा अंतर होता है जो शायद आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व ना करा हो, कि अगर मैं ग्लास ले लूँ, पानी का ग्लास ले लूँ, उसको बिल्कुल अप टू द ब्रिम, बिल्कुल ऊपर तक मैंने पानी से भर दिया और उसको बड़ा संभल के धीरे से मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दिया। ये मैं चाहता हूँ कि अब ये जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इसका बर्फ़ बन जाए, आइस बन जाए। तो जितना आपने ऊपर तक भर रखा था उतना वहीं तक, उसी लेवल तक पूरी बर्फ़ नहीं जमेगी, बर्फ़ जमेगी थोड़ा सा लेवल नीचे हो जाएगा। वो नीचे क्यों हो रहा है? क्योंकि जब वो सॉलिडिफाई हो रहा है, यानी कि वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आइस में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है
कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो अब सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस खत्म हो गया बीच में, ठीक है। और जब वो खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो पानी जो ऊपर तक भरा हुआ था अब वो ऊपर तक ना रह के मामूली सा नीचे हो गया, ठीक है, क्योंकि वो छोटा छोटा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो खत्म हो गया। अब यही चीज़ आ जाती है गैस में। तो गैस में क्या होता है कि जो वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो गैस को ना एक्सट्रीमली हाई प्रेशर के साथ में भरा जाता है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर कोई सिलेंडर के अंदर मशीन नहीं लगी हुई है, सिलेंडर के ऊपर एक रेगुलेटर लगाया जाता है जिसको दबाते हैं, उस पर फिक्स करते हैं और नॉब घुमा देते हैं। वो नॉब क्या करती है, वो सिलेंडर के नोजल को, वो ऐसे घूम के सिलेंडर के नोजल को प्रेस करती है तो वो तो फिर निकल जानी चाहिए, पर अगेन निकलने की जो जगह है वहाँ पर हमने पाइप लगा रखा है और उस पाइप को हमने कनेक्ट कर रखा है गैस स्टोव से। अगेन वो भी हमारे कंट्रोल में है कि उसको घुमाऊंगा तो गैस निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। तो गैस तो निकलना चाहती है, क्यों? क्योंकि आपने उसको दबा रखा है, कंप्रेस कर रखा है, इतना कंप्रेस कर रखा है कि गैस को कंप्रेस कर करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये और कंप्रेस करेंगे और कंप्रेस करेंगे और कंप्रेस करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो गैस को भी अगर आप और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और लिक्विड को और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो आगे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है। किसी के पापा अगर सीएनजी की गाड़ी चलाते हों तो क्या करते हैं, सीएनजी के पंप पर जाकर पहले ना एक बार पूछ लेते हैं, भैया प्रेशर कितना आ रहा है? प्रेशर तो अभी थोड़ा कम है, अच्छा ठीक है तो फिर मैं कल आता हूँ, ठीक है। ऐसा होता है जनरली कि सीएनजी की लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। वो लंबी लाइन अक्सर नहीं होती, जिस किसी दिन लंबी लाइन है तो समझ लीजिएगा कि प्रेशर बहुत तेज आ रखा है, इसीलिए इतनी जनता लाइन से भरवा रही है उसको। क्यों? जब प्रेशर तेज है तो प्रेशर तेज का मतलब क्या है, जब ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर का मतलब क्या है कि इतना सा सिलेंडर है उसके अंदर गैस बहुत ज़्यादा आ जाएगी। गैस बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो हमें बार बार चक्कर काटने नहीं जाना पड़ेगा, वो आएगी उतने पैसे की जितनी गैस वो डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ पैसे का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एक राउंड बच रहा है, एक चक्कर बच रहा है। आप फिर से जाएंगे, अब पता चला कि 30 किलोग्राम कैपेसिटी का सिलेंडर है, अब गैस का प्रेशर ही नहीं आ रहा है, उसने तो भर दिया उसका। अब गैस की प्रॉपर्टी क्या है, गैस तो पूरे सिलेंडर को ऑक्यूपाई कर लेगी, नहीं समझे। आपने उस 30 किलोग्राम के अंदर आपने 2 किलो डाल दी, आपने 2 किलो डाल दी तो वो तो 2 किलो भी फैल जाएगी, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आराम से बैठेंगे रेस्ट में, ठीक है। और मैं क्या चाहूँ, ठीक है हमारी ठीक। अभी क्या है कि आपने लेडी ज़्यादा प्रेशर वाली गैस है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पर है, एक्सट्रीमली ट्रेमेंडस प्रेशर, सब टकरा रहे हैं एक दूसरे, टक्कर हो रही है पूरी तरह। और देख तो कंधा हटा ले अपना पाव का खींच के, है ना, हट जा। अब उसको दबा दबा कर अंदर डाला गया, इतना डाल दिया गया कि भैया अब उन्होंने रिटेलिएट करना ही बंद कर दिया पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि अब वो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, वो पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको इतना दबा कर डाला गया है उसके अंदर कि वो लिक्विफाई हो गई है। नहीं तो सिलेंडर अगर खाली देखोगे ना, बड़े आराम से उठा लोगे, बड़े आराम से खाली सिलेंडर क्या हो गया, बड़ी फोटो शोटो खिंचवाई जा रही है आजकल ऐसे, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। तो क्या हुआ कि वो जो है आपने बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर कर दिया, प्रेशर डाल कर वो लिक्विफाई हो जाती है। तो यही जो पॉइंट है, ये वही वाला पॉइंट है, दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम। तो जब भी किसी को सीएनजी की कार में जाना होता है कि नहीं मुझे हरिद्वार तक जाना है, तो पहले आसपास के सीएनजी पंप्स को, भैया प्रेशर कितना, भैया प्रेशर कितना, हाँ यहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ मेरा अगर 30 किलो का सिलेंडर है तो उसमें कम से कम 20-22 किलो तो आ ही जाएगी, और फिर मैं बेफिक्र हो जाऊँगा कि मुझे यहाँ से वहाँ तक चिंता नहीं करनी, आराम से मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। ये नहीं है ना कि फिर वो बंद हो रही है गाड़ी बीच में, फिर खड़े हो गए, फिर हाथ दे रहे हैं, भाई साहब रुकना है, गैस खत्म हो गई, ठीक है, वो काम समझ गए। चले आगे। सॉलिड्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, होते ही नहीं है, नहीं तो कंप्रेस नहीं कर देते हम उसको। प्रेशर इतना ज़्यादा एक्सपोजिंग हो जाएगा, कितना भी प्रेशर डाल दो। अभी ये लकड़ी वाला, लकड़ी का एग्जांपल देते हैं, लकड़ी का सोफा है, इसको मैं कंप्रेस करूँ, छोटा हो तो छोटा हो, दबाना है इसको, दबाना है, नहीं दबेगा टूट जाएगा, ठीक है ना। ये होता है, दे हैव वेरी लो डेंसिटीज। लेकिन आपने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स में लिखा है that they do not fill the container completely, तो सर अगर स्पेसेस नहीं है तो वो तो कंटेनर को याद
देखिए यहाँ पर हमने बोला कि दे एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर कैप्ड। तो जो गैस है वो कंटेनर को पूरा भर देगी, और पूरा का पूरा कवर कर देगी। लिक्विड भी करेगा, काफ़ी हद तक करेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत रह जाए, लेकिन सॉलिड बिल्कुल नहीं करेगा। उसका रीज़न क्या है, आपने लिए सॉलिड के ब्लॉक्स, ठीक है, सॉलिड के कुछ ब्लॉक्स ले लिए और उसको एक कंटेनर में डाल दिया। तो वो जो ब्लॉक्स है ना, उन ब्लॉक्स के बीच में तो गैप रह जाएगा ना, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक ब्लॉक है, एक सिंगल ब्लॉक अगर मैंने उठाया, उसको अगर मैग्नीफाई करके देखेंगे, इसके अंदर कुछ है गुंजाइश, इसके अंदर स्पेस नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो जो कंटेनर को पूरी तरह से भरने का था, वो कंटेनर को भरने वाला जो कंसेप्ट है वो ये था कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं उनके अंदर तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, लेकिन अगर उन पार्टिकल्स को अलग अलग करके डालें तो वो पूरे कंटेनर को भर नहीं पाते, क्योंकि उनकी एक फिक्स्ड शेप और साइज होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है। अब हमने कहा कि जितना इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब इसकी कैपेसिटी, तो हमने कहा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 लीटर की, 3 लीटर की कैपेसिटी है। हमने कहा 3 लीटर का सिलेंडर इसके अंदर डालूंगा, 3 लीटर का सिलेंडर। अभी सिलेंडर बताते हैं कैसे होता है। इसका कुछ रेडियस होगा, इसकी कुछ हाइट होगी। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, पाई स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। तो ये सिलेंडर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका रेडियस कम हो और हाइट बहुत ज़्यादा हो, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, है ना, या रेडियस बहुत ज़्यादा हो हाइट बहुत कम हो। तो हमने कहा कि कुछ भी है, ये जो है ये 3 लीटर का है, ये 3 लीटर की कैपेसिटी है इसके अंदर, कि अगर 3 लीटर पानी डालूंगा, 3 लीटर दूध डालूँ, 3 लीटर पेट्रोल डालूँ, पूरा भर देगा इसको। लेकिन अगर 3 लीटर का सॉलिड सिलेंडर इसके अंदर डाल दिया, जिसकी की हाइट ज़्यादा है, वो तो ऐसे आ जाए, ऐसे आ गया। अब ये जो साइड का स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस खाली रह गया ना। और वहीं अगर मैं 3 लीटर का इसके अंदर कोई लिक्विड डालूंगा तो वो पूरी तरीके से इसको फिलअप कर देगा। लेकिन अगर इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर के पार्टिकल्स की बात करूँ, ये जो सॉलिड सिलेंडर मैंने इसमें डाला है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई दब जा और दब के फैल जा और आ जाए इसके अंदर, नहीं आता। समझ गए? ठीक है, तो कंटेनर को पूरी तरीके से भरना और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो अलग अलग दोनों चीज़ें। अब मैं आता हूँ फोर्थ पॉइंट पर, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, दे फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। Fill their container completely. Fifth है, they flow easily. They flow easily, ये सभी को पता है कि they flow easily। वो एक छोटा सा सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके डाल दिया जाता है परफ्यूम, है ना, और जरा सब कुछ यहाँ पर करो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो उनको कहा नहीं जाता कि बेटा तू उधर को चला, चल 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 उधर जाओ, उधर फैल, ऐसे नहीं कहा जाता। अगर आप उसको ऐसे भी करके स्प्रे करोगे तब भी वो पूरे रूम में फैल जाएगा। अभी आ रही है ना पेंट की स्मेल, आ रही है ना घर में पेंट की स्मेल, ये गैस ही नहीं आ रही क्या आप लोगों को? नहीं आ रही, बहुत अच्छी बात है, मेरी तो नाक ही बंद हो गई। इसके बाद ये हमारे यहाँ पर ही हो रहा है क्या कुछ नीचे? हाँ, नहीं घर में थोड़ी इतनी आवाज़ होगी, मुझे तो
रहा है ग्राउंड वगैरह पे हो रहा है? देविका में क्या है? अच्छा अच्छा, हाँ बताया था किसी ने। देखिए अगर कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में कुछ ऐसा, शायद आ रहा होगा आपके मन में भी, मैं लिख रहा हूँ। A rubber band changes its shape on stretching. क्वेश्चन है, a rubber band changes its shape on stretching. Changes its shape on stretching, comma, then why do we call it a solid? बताओ। सर क्योंकि स्ट्रेच करने के बाद वो अपनी फिर से एक सेम शेप में आ जाता तो उसे सॉलिड कर सकते हैं। नोट कीजिएगा, और रबर बैंड, अभी बताता हूँ तुम जो कह रहे हो ना वो चीज। और रबर बैंड is considered a solid because rubber band is considered a solid because it changes shape under the action of force. It changes its shape under the action of force. Under the action of force, comma, and when the force is removed, and when the force is removed, the rubber band regains its original shape. When the force is removed, the rubber band regains its original shape. तो एक चीज़ तो ये हो गई कि हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, हमने फोर्स लगाया, हम उसको खींचते जा रहे हैं, तो वो खींच रहा है, अभी हमने छोड़ दिया तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में भी वापस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो एक प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज, वो अपनी फिक्स्ड शेप में वापस आ गया। अब दूसरा एक पॉइंट और नोट करें इसी में, लाइक ऑल अदर सॉलिड्स, like all other solids, if rubber band is stretched with a large force, if rubber band is stretched with a large force, it breaks. ब्रेक्स। तो हमने वही बोला था ना कि किसी को मतलब जैसे सॉलिड है तो सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसी तरीके से हम दिमाग में आता है रबर बैंड है, रबर बैंड को तो कंप्रेस किया जा सकता है, दबाना शुरू करो उसको, दबाना शुरू करो, है ना। सॉलिड को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, इसको तो खींचा जा सकता है।
तो खींचते जा रहे हैं, लेकिन खींचने के बाद में फिर वो टूट भी तो जाता है। सॉलिड की भी तो यही प्रॉपर्टी है, किसी भी सॉलिड की, किसी भी दूसरे सॉलिड की भी तो यही प्रॉपर्टी है कि अगर उस पर ताकत लगाए जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, तो वो झटके से टूटेगा। रबर बैंड थोड़ा स्ट्रेच होकर टूटेगा, लेकिन टूटेगा। लिक्विड टूटता है क्या? है ना। गैस टूटती है, गैस तोड़ दिया मैंने इसको, लिक्विड पानी के अंदर हाथ मारा, तोड़ दिया, आधा पानी इधर जा आधा पानी इधर जा, नहीं होता ना ऐसे। तो कभी भी आप ये देखेंगे, जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड पर अगर ज़बरदस्ती एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो वो अल्टीमेटली टूटता है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्लियर है। रबर बैंड वाला क्वेश्चन आता है काफ़ी एग्जाम। अच्छा, तो टेबल भी सॉलिड है, हाँ। बट सर इसको अगर मैं एक बार कट कर दूँ या फिर मैं फोल्ड कर दूँ तो सर वो ज़्यादा फोर्स भी नहीं देगा एंड सर वो फिर से पोजीशन में भी नहीं आ सकता। सर अगर मैं कट करके कुछ बना दूँ तो सर मैं उसको फिर से वैसे नहीं बना सकता। बना सकते सर कैसे? बना सकते तभी को से टुकड़ों चिपका के। हाँ हाँ, उन्हीं टुकड़ों को जोड़ कर। हाँ। नहीं सर वैसे है ना। तो ये चीज़ करी जा सकती है, लेकिन हम ये कहें कि क्या ये चीज़ गैस में करी जा सकती है? गैस में पॉसिबल नहीं है। गैस जो निकल गई तो निकल गई, उसको फिर ढूंढ कर वापस लाना वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है ना। तो ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन करने वाली चीज़ वो ये आपका सॉलिड में ही है। और ये जो आपने एग्जांपल पूछा है ना, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में भी है पेपर वाला, और एक NCERT में नहीं है। एनसीईआरटी में है, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, हो सकता है अब नई वाली खरीदी है, हाँ तो पुरानी वाली में होगा। मेरे पास जो रखी है उसमें है। और ऐसे ही जो ग्लास टम्बलर है, ग्लास टम्बलर का भी एग्जाम्पल है कि ग्लास टम्बलर जो है, ग्लास टम्बलर तो टूट जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो ग्लास टम्बलर है उसके अगर चूरा भी हो गया, टुकड़े भी हो गए, तो भी हम उसको जोड़कर वापस ओरिजिनल उसमें बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए? बताओ क्या करें? तो अभी तो चैप्टर तुम छोड़ ही देते हैं। हाँ, Why do we fall in bed करो? अच्छा, सर ग्लास में छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, कांच को अगर हमने तोड़ा तो कांच को जोड़कर वापस ओरिजिनल शेप और साइज में लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है? अगर कांच को हमने तोड़ दिया, अब मान लीजिए ऐसा तोड़ दिया कि तोड़ कर उसका बिल्कुल पाउडर बना दिया। ठीक है, पाउडर बनाने के बाद, अच्छा एक बात बताइए, जैसे आयरन होता है तो आयरन को कबाड़ी वाला ले जाता है, किस लिए लेकर जाते हैं, क्या करते हैं? सर उसको मेल्ट करके नई चीज़ बन जाती है। बिल्कुल मेल्ट करते हैं तो आयरन की शीट्स नई मतलब जो है वो बन जाती है। सेम काम कांच के साथ भी होता है कि अगर कांच टूटा हुआ है तो कांच के पार्टिकल्स को वापस जो है मेल्ट करके बनाया जा सकता है। सर लेकिन उसकी शेप तो चेंज होगी। हाँ, शेप चेंज होगी, लेकिन अगर ओरिजिनल शेप में हम लाना चाहें तो आ तो जाएगा। यदि मैं 2 मीटर बाई 2 मीटर का पीस था और मैं 2 मीटर बाई 2 मीटर का ही बनाना चाहता हूँ तो बन जाएगा। ये चीज़ है, सही है, समझ गए? अब देखिएगा एक और क्वेश्चन नोट करें। If salt and sugar if salt and sugar do not appear to have a fixed shape, do not appear to have a if salt and sugar do not appear to have a fixed shape, then why do we call them solids? Then why do we call them solid? हम अगर ये कह दें कि 2-4 दाने चीनी के पड़े हुए हैं, ये भी चीनी है, हमने कहा नहीं चीनी की बोरी रखी हुई है, ये भी चीनी है ना। किसी ऐसी चीज़ को तो नहीं कह सकते ना ये चीनी यहाँ रखी है, ये स्टैचू के फॉर्म में है चीनी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। तो सेम चीज़ सॉल्ट के साथ में कहीं भी अगर खड़ा करने की कोशिश करेंगे बिखर जाएगा। तो हम ये कहेंगे फिर उसको सॉलिड क्यों कहा जाता है, तो इसका भी रीज़न लिखिएगा। उसका क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स से बना है। वही पार्टिकल्स वाला ही थ्योरी है, बता। This problem arises because salt and sugar
arises because salt and sugar have very tiny crystals. Salt and sugar have very tiny crystals. Full stop. They are considered to be solids. ये tiny crystals मतलब वही छोटे छोटे इसके particles होते हैं, ठीक है? तो they are considered to be solids because the shapes of individual crystals because the shapes of individual crystals of salt and sugar remain fixed crystals of salt and sugar remain fixed even when they are put in jars of different shapes. अलग अलग शेप्स के जार्स में भी रख दिया जाए तो जो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, चाहे सॉल्ट के हों चाहे शुगर के हों, ठीक है, करके देखा होगा ना, सॉल्ट को कभी हाथ पर लेकर देखो, एक बारीक सा दाना उसका ले लीजिए तो वही उसका इंडिविजुअल छोटा सा एक क्रिस्टल है। तो वो जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल की शेप कभी ऐसा नहीं होता कि कभी बड़ी हो जाए कभी छोटी हो जाए, वो उतना का उतना ही रहता है, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करें। A sponge can be compressed easily. हाँ जी। सर जैसे सॉल्ट की बहुत छोटी सॉलिड शेप है सर, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। अच्छा, अगर एक छोटे से पार्टिकल की बात करें, उस पार्टिकल के अंदर पार्टिकल नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे वो। नहीं सर, लेकिन सॉल्ट तो पाउडर फॉर्म में दिखता है मतलब सर, लेकिन वो भी ऐसे छोटे सॉलिड शेप्स हैं। हाँ तो सर उनके अंदर मतलब पार्टिकल्स होंगे सर। हाँ, अगर मतलब उनको हम तोड़ना चाहें तो उसको भी फर्दर तोड़ा जा सकता है। जैसे अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर को अगर गौर से देखें तो क्यूब की फॉर्म्स में होते हैं, बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स होते हैं, और शुगर के थोड़े बड़े क्यूब्स भी आते हैं, है ना। तो हर तरीके की शुगर आती है, अगर उसको तोड़ें तो और छोटा क्यूब बन सकता है, और तोड़ें तो और छोटा क्यूब बन सकता है। तो कुल मिलाकर क्या है कि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगाने पर वो क्या हो रहा है, वो टूट रहा है। इसी तरीके से अगर मैं लिक्विड पर फोर्स लगाऊं तो लिक्विड कैसे कुछ भी होगा, लिक्विड टूटेगा नहीं। गैस पर फोर्स लगाएं तो गैस कंप्रेस हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं, ये चीज़ है, समझ गए। अच्छा, अब अगला है अ स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड इजीली can be compressed easily, so why do we call it a solid? Why do we call it a solid? बताइए। कंप्रेस हो जाता है फिर भी सॉलिड कहा जाता है। फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद उसने उसका साइज और शेप चेंज हो गया, लेकिन फोर्स हटाने के बाद में तो फिर से ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाता है ना। और अगेन वही रबर बैंड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आएगा कि अगर खींचने लगे उसको तो फिर वापस से अपनी ओरिजिनल साइज और शेप भी रीगेन करेगा, और ज़्यादा खींचेंगे तो स्पॉन्ज भी टूट जाएगा रबर बैंड की। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स वही एक्सटर्नल फोर्स वही जैसे रबर बैंड पड़ जाएगी ऐसे ही स्पॉन्ज पर। ये सोफे वगैरह जो होते हैं, गद्दे होते हैं, इन पर हम बैठते हैं
और बैठने के बाद, हालांकि ये भी एक कैटेगरी में आएगा, सॉलिड की भी कैटेगरीज होती हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि ये शेविंग क्रीम होती है। अभी शेविंग क्रीम को लगा लिया, लगाने के बाद में घुमाया उसको, तो घुमाया तो पहले तो सॉलिड जैसे दिखाई दे रही थी, अभी क्या हो गया, ये तो फोम बन गया। तो वो फोम बन गया, वो भी आपका सॉलिड की ही कैटेगरी में आता है। तो सॉलिड की 7-8 टाइप्स भी हैं। उसमें एक होता है एरोसोल, ये तो हो गया, ये तो इसको तो सिर्फ सोल बोलते हैं, सोल, SOL, सोल, ये जो फोम हो गया, ठीक है। इसके बाद जो क्रीम है, क्रीम, तो क्रीम जो है, क्रीम को हम ये कहते हैं कि क्रीम को यहाँ डाल दिया तो ये पड़ी रहेगी, क्रीम कोई फैलेगी थोड़ी, लिक्विड की कैटेगरी में तो नहीं आ रही, तो वो भी एक सोल है। इसी तरीके से एक होता है टूथपेस्ट का जेल, याद है, टूथपेस्ट 2 तरीके के होते हैं। एक तो टूथपेस्ट होता है वाइट कलर का, तो वो जो टूथपेस्ट है उसको तो प्रॉपरली पेस्ट बोला जाता है, और एक टूथपेस्ट होता है वो आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा नज़र आता है, जिसके अंदर बोलते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। टूथपेस्ट विद कूलिंग क्रिस्टल्स, उसके अंदर बीच बीच में कुछ क्रिस्टल्स से भी नज़र आता है, क्लोजअप वाला आता है कैसा, है ना। तो वो जेल है, जेल के आर पार ना आप ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं। तो वो जो जेल है वो भी सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमने उसमें भी फिर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो टूथब्रश करते हैं वो तो सारा खत्म हो जाता है, जान वाग सब बहकर निकल जाता है, तो वो सॉलिड कैसे हो गया। तो वो कुछ कैटेगरीज हैं, और ये आता है कैसे हुआ, मैं बताऊंगा अभी, मैं वो पूरी डिटेल में आपको कराऊंगा। ऐसे ही एक है एरोसोल। तो जब हम स्पॉन्ज की बात करते हैं तो स्पॉन्ज ना एरोसोल है। एरोसोल का मतलब ये है, सोल इज़ फॉर सॉलिड, एरो इज़ फॉर एयर। तो एक ऐसा सॉलिड जिस सॉलिड के बीच में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स हैं, और उन स्मॉल पोर्स के अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है। और जैसे ही हम बैठे तो हमारे बैठने से वो जो बीच का जो गैप है, वो गैप जो है वो दबता है, और दबने से हवा बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो वो एरोसोल की कैटेगरी में आता है स्पॉन्ज। मैं उसको डिटेल में करवाऊंगा, फिलहाल यहाँ पर इसका रीज़न लिखें। इसमें है a sponge is considered to be solid because a sponge is considered to be a solid because a sponge is considered to be a solid because its compressibility is due to the presence of compressibility is due to the presence of minute pores in it. Minute pores in it. Minute pores मतलब बहुत छोटे छोटे pores होते हैं. Minute pores in it, which are filled with air. Which are filled with air. Full stop. When we press the sponge, air is expelled from its holes. Air is expelled from its holes, making it highly compressible. Making it highly compressible. जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसके छोटे छोटे पोर्स हैं, उसके अंदर जो हवा भरी हुई है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो हवा बाहर निकल जाती है। तो इस वजह से वो जो बीच में हवा भरी हुई है, इसकी वजह से वो कंप्रेसिबल है। वो अपने सॉलिड की प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहा है। सॉलिड की प्रॉपर्टी तो उसकी है ना कि वो सॉलिड है, वो फ्लो नहीं कर सकता,
सॉलिड की प्रॉपर्टी तो उसकी है, वो ऐसा नहीं है कि वो जिस कंटेनर में डाला उस कंटेनर को पूरी तरह से फिलअप कर ले, ठीक है। एक कोई बहुत बड़ा बॉक्स है, उस बहुत बड़े बॉक्स के अंदर हमने छोटा सा स्पॉन्ज का टुकड़ा डाल दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो फैलकर पूरे बॉक्स को कवर अप कर देगा, ऐसा नहीं है। तो जो कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी वो किसकी वजह से, क्योंकि उसके बीच में छोटे छोटे पोर्स हैं, तो जैसे ही हम उसको दबाते हैं तो वो पोर्स से हवा बाहर एक्सपेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है। क्लियर है? ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में लिखिएगा द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस the spreading out and mixing of one substance mixing of one substance with another substance due to the motion of its particles is called diffusion. So the spreading out and mixing of one substance with another substance due to the motion of its particles is called diffusion. तो एक तरीके का सब्सटेंस जब स्प्रेड आउट हो जाता है, जैसे हमने एक इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती का जो एग्जांपल दिया था, अगरबत्ती को अगर मैं यहाँ पर जलाऊंगा तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके स्मोक के थ्रू जो पार्टिकल्स जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे, एयर के पार्टिकल्स जो हैं, एयर के पार्टिकल्स के साथ में मिक्सअप हो जाते हैं और फिर स्प्रेड हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हायर टू लोअर। अगेन देखिएगा कि जब मैं बात करूँगा तो हमने ये कहा कि इस कोने में अगरबत्ती जल रही है, तो इस कोने में अगरबत्ती के स्मोक की बात करेंगे, ठीक है। माना कि एयर तो हायर कंसंट्रेशन में है वहाँ पर, लेकिन अगरबत्ती का जो स्मोक है वो क्या है, वो इस कोने में अगर अगरबत्ती जल रही है तो यहाँ पर उसका हायर कंसंट्रेशन होगा, सारा का सारा यहाँ इकट्ठा है, ठीक है। तो बाकी का जो एरिया है, अगरबत्ती की खुशबू तो नहीं है ना वहाँ पर, तो इसका मतलब क्या, बाकी का जो एरिया वो सब लोअर कंसंट्रेशन में, तो हायर से लोअर की तरफ वो शिफ्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स लिखिए। डिफ्यूजन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। डिफ्यूजन रिएक्शन सर मतलब जैसे मैं आईपीएसएम करूँगी तो सर वो एक नई चीज़ बना देगा। क्या करेंगे, दोबारा बोलो। सर मेरे को एग्जाम बनानी है। नहीं बता दो डिस्प्लेसमेंट को भी मुझे पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। सर नहीं मुझे मालूम है। सर आयरन में अगर मैं आईपीएसएम करूँगी तो सर एक हाईली रिएक्टिव है, एक लो रिएक्टिव है, तो सर अगर वो दोनों मिलेंगे तो सर कोई एक नया कुछ फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। बिल्कुल अलग चीज़ है, वो डिफ्यूजन नहीं है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है कि अगर मैंने मैग्नीशियम दिया यहाँ पर और यहाँ पर कॉपर सल्फेट दिया, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कॉपर है इसकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, सभी उसमें कुछ प्रॉब्लम होती रहती है तुम्हारे साथ, है ना। तो इसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब क्या है, रिएक्टिव का मतलब ये है कि बस कुछ बोल दो मेरे को, फिर देखो मेरा चलाओ, कुछ बोल कर देखो,
कई बार होता है ना, किसी एक बच्चे को किसी ने कुछ बोल दिया है ना, एक गाली दी 4 गाली सुनाऊंगा है ना, एक गाली दी अच्छा चांटा भी लगाऊंगा, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या है कि वो जो बच्चा है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। और एक है लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव गाली दे दे भाई 2 और दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो ये है ये हो गए लीस्ट रिएक्टिव। तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स में भी रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन जो है काफ़ी रिएक्टिव है। कैसे? आयरन को किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आपने आयरन की इंडस्ट्री में से फ्रेशली कट पीस ऑफ आयरन लिया, उसको रख दिया ऐसे ही एटमॉस्फेयर में। भाई साहब को किसी की ज़रूरत नहीं है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से ही लड़ना शुरू, मैं तो रिएक्टिव ना लड़ूंगा, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन शुरू कर देता है। अब बहुत अच्छा चमचमाता हुआ स्टील ग्रे कलर था आयरन का, है ना, सुबह स्टील ग्रे था, शाम तक देखा काला पड़ गया। क्यों हो गया काला? क्यों? रस्टिंग हो गई। और वो रस्टिंग क्या है? वो रस्टिंग जो है वो Fe2O3 है। जो आयरन है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। कभी सुना है? वो चेन पहननी है गले में लोहे की, लोहे की चेन बनवाने जा रहे हैं, ठीक है। सोने की चेन पहनते हैं सब, चांदी की पहन लेते हैं, ठीक है। कोई लोहे की चेन तो नहीं पहनता ना गले में, तो क्यों नहीं पहनते? चमचमाती हुई लोहे की चेन बनवाएंगे, पता चला शाम तक काली हो गई कि भाई ये क्या पहन के घूम रहा है, और फिर उसमें से रस्टिंग और झड़ेगी, वो भी गले पर चुभती रहेगी। गोल्ड की चेन क्यों पहनते हैं? लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्ट ही नहीं करता किसी के साथ में, पानी के अंदर डाल दो वैसा का वैसे ही रहेगा, सालों साल क्या 100 साल 200 साल मिट्टी के अंदर दबा दो। सुना होगा ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो जाता है इधर उधर खुदाई करता है, सोने के सिक्के निकल रहे हैं, लोहे के सिक्के मिलेंगे क्या वहाँ? गल जाएंगे सब, मिट्टी मिट्टी में सब मिक्स हो जाएंगे, लेकिन सोना कभी मिक्स नहीं होता, लीस्ट रिएक्टिव है। सिल्वर भी मिक्स नहीं होता, चांदी के सिक्के भी मिलते हैं, ठीक। कॉपर भी बहुत कम रिएक्टिव है, इसी वजह से कॉपर के सिक्के अभी पता चला कि मतलब आजकल तो खैर कागज़ के नोट आते हैं, पुराने ज़माने में कॉपर के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के क्यों आते थे? पता चला एक आदमी ने सारी ज़िंदगी बड़ी मेहनत करी, पैसा कमाता गया कमाता गया कमाता गया, लोहे के सिक्के थे, सारे काले पड़ गए, ठीक है। कहाँ है तुम्हारी कमाई? वो पड़ी हुई, वो सब गल गया है, ख़राब हो गया सब, तो आपने कमाया गया? कुछ भी नहीं कमाया। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो सिक्के हैं वो, और गोल्ड की वैल्यू भी इसी वजह से ज़्यादा है, ठीक। गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, एक्चुअली प्लेटिनम उससे भी कम रिएक्टिव है, रेयर होता है बहुत, इसीलिए ज्वेलरी वगैरह में कि आज बनवाई है तो सालों साल तक ज्वेलरी वैसी की वैसी चमचमाती रहेगी। तो अब हम ये कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, ये मेरे को कैसे पता चलेगा? भाई इनकी ना एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, टेबल होती है पूरी, उसमें देखते हैं कि कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि सोडियम, मैग्नीशियम तो खैर नहीं है फिर उतना, सोडियम और पोटेशियम, ये 2 एलिमेंट्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव है इनको भाई खुले में रख ही नहीं सकते, ख़त्म हो जाते हैं खुले में, खुले में रख ही नहीं सकते। इनको रखा किसके साथ जाता है? बहुत सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, सोडियम का, पोटेशियम का, सबके साथ रिएक्ट कर जाते थे। एयर में रखा एयर के साथ रिएक्ट कर गए, पानी में रखा पानी के साथ कर गए, और किसी चीज़ में सबके साथ कर जाते थे। फिर एक्सपेरिमेंट कर करके देखते रहे कि ये बचेंगे कैसे, हमको पोटेशियम और सोडियम ये मिलेगा कैसे। तो फिर फाइनली ये देखा गया कि कैरोसिन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, कैरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं। कभी भी लेबोरेटरी में जाएंगे, अब शायद 9th में 10th में करवाएंगे आपसे प्रैक्टिकल्स, तो लेबोरेटरी में जाएंगे तो लेबोरेटरी में कह रहा हूँ मैं सोडियम दिखा दूँ, पोटेशियम दिखा दूँ, कहेंगे ठीक है दिखा देते हैं भाई जब आपकी इच्छा है तो वो एक बॉटल में लेकर आएंगे और वो एक सॉलिड सा टुकड़ा पड़ा हुआ होगा उसके अंदर, और फिर ये पूछोगे आप कि इस बॉटल के अंदर लिक्विड कौन सा है, तो कैरोसिन, मिट्टी का तेल, समझते हैं कैरोसिन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि ये वाला जो है ये कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। डिफ्यूजन में जो है, डिफ्यूजन में सिर्फ इतना होता है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, वो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा वहाँ से, बस इतना, समझ गए। और इस चीज़ को सुनकर बाकी बच्चे घबराए ना, क्योंकि ये 10th क्लास में है, ये 9th में नहीं है, ठीक है। हम आगे चलते हैं जरा, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल में है the smell of food being cooked
reaches us even from a considerable distance. Even from a considerable distance. By the process of diffusion, by the process of diffusion, by the process of diffusion of food gases into the air. Of food gases into the air. पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, the fragrance of burning incense stick. The fragrance of burning incense stick. The fragrance of burning incense stick और अगरबत्ती spreads all around due to the diffusion all around due to the diffusion of its smoke into the air. Its smoke into the air. एग्जाम्पल जो आपने यहाँ पर EX करके लिखा है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना डिफ्यूजन इन गैसेस. फिर नीचे लिखिएगा डिफ्यूजन इन लिक्विड्स. The spreading of purple color of potassium permanganate the spreading of purple color of potassium permanganate into water on its own is due to the diffusion of potassium permanganate, diffusion of potassium permanganate particles into water.
तो एक ये एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल लिखो डिफ्यूजन इन लिक्विड्स का। स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, spreading of ink in water on its own is due to the diffusion of ink particles into water. Due to the diffusion of ink particles in water. और डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड्स में भी होता है। जैसे एक कोई आयरन का पीस है और एक दूसरा आयरन का पीस है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए और बांध दिया जाए। 2 साल 3 साल 4 साल बाद अगर उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, रिमूव नहीं होगा, चिपक चुका होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके कुछ पार्टिकल्स उसमें डिफ्यूज हो जाएंगे, उसके कुछ पार्टिकल्स उसमें डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लिख पाऊंगा उसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए।